नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि कुशवाहा। आधुनिक काल को हम वैज्ञानिक युग की संज्ञा देते हैं। विज्ञान ने मानव के सामर्थ्य और सीमाओं का विस्तार किया है। विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच गहरा संबंध होता है। आज अनगिनत उपकरण और डिवाइस हमारे दैनिक जीवन के अंग बन चुके हैं, लेकिन हमारे देश और समाज में एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली खोजों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुरीतियों, मिथकों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखंडों ने भी हमारे जीवन में और समाज में जगह बनाया हुआ है। हमारे समाज की शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही वर्गों की बहुसंख्य आबादी निर्मूल और रूढ़िगत मान्यताओं की कट्टर समर्थक है। आज का प्रत्येक शिक्षित मनुष्य वैज्ञानिक खोजों को जानना, समझना चाहता है। वह प्रतिदिन समाचार पत्रों, टीवी और जनसंचार के अन्य माध्यमों से नई खबरों को जानने का प्रयास करता है। तो वहीं दूसरी तरफ यही शिक्षित लोग कुरीतियों, मिथकों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखंडों के शिकार भी बन जाते हैं। वैश्वीकरण के प्रबल समर्थक और उससे सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाले लोग ही भारतीय संस्कृति की रक्षा के नाम पर आज आक्रामक तरीके से ये विचार सामने लाने की खूब कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन भारत आधुनिक काल से अधिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संपन्न था। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्कशीलता, धर्मनिरपेक्षता, मानवता और समाजवाद के बजाय अवैज्ञानिकता, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और असहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षित लोगों से लेकर अशिक्षित लोगों तक अंधविश्वासों और पाखंडों के समर्थक हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के कई वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी भी इसके अपवाद नहीं हैं, जो चकित करता है। हमारी इन बुराइयों और कुरीतियों की जड़ में है बिना किसी प्रमाण के किसी भी बात पर यकीन कर लेने की प्रवृत्ति, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूरा अभाव। सचमुच हमारे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की इतनी भारी कमी है कि हम भौचक्के रह जाते हैं। फिर चाहे वो फलित ज्योतिषी का समर्थन हो, पाखंडी बाबाओं का अनुसरण हो या फिर पुनर्जन्म और भूत प्रेत पर यकीन करने वालों की संख्या हो। अब बात करते हैं ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण या सोच क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूलतः एक ऐसी मनोवृत्ति या सोच है जिसका मूल आधार किसी भी घटना की पृष्ठभूमि में उपस्थित कार्य कारण को जानने की प्रवृत्ति है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर जानने की प्रवृत्ति विकसित करती है और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शर्त है कि बिना किसी प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास न करना या उपस्थित प्रमाण के अनुसार ही किसी बात पर विश्वास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में विचारार्थ प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसे लोक हितकारी और सत्य को खोजने का मार्ग बताया था। पंडित नेहरू ने ही हमारे शब्द ज्ञान में साइंटिफिक टेम्परर यानी मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति शब्द जोड़ा। प्राकृतिक घटनाओं, क्रियाओं और उनके पीछे के कारण ढूंढने की मानवीय जिज्ञासा ने एक सुव्यवस्थित विधि को जन्म दिया, जिसे हम वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जानते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक जिस विधि का उपयोग विज्ञान से संबंधित कार्यों में करते हैं उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि के प्रमुख पद या इकाइयां हैं जिज्ञासा, अवलोकन, प्रयोग, गुणात्मक व मात्रात्मक विवेचन, गणितीय प्रतिरूपण और पूर्वानुमान। विज्ञान के किसी भी सिद्धांत में इन पदों या इकाइयों की उपस्थिति अनिवार्य है। विज्ञान का कोई भी सिद्धांत, चाहे वो आज कितना भी सही लगता हो, इन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता तो वो उस सिद्धांत का परित्याग कर दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वैज्ञानिक विधि का उपयोग केवल विज्ञान से संबंधित कार्यों के लिए ही किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन के सभी कार्यों पर लागू हो सकती है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हम सबकी जिज्ञासा से होती है। दरअसल वैज्ञानिक दृष्टिकोण दैनिक जीवन की प्रत्येक घटना के बारे में हमारी सामान्य समझ विकसित करती है। इस प्रवृत्ति को जीवन में अपनाकर अंधविश्वासों, पूर्वाग्रहों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जन सामान्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों में से एक है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए प्रयास करें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए अनेकों प्रयत्न किए थे। इन्हीं प्रयत्नों में से एक है उनके द्वारा साल 1958 में देश की संसद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति को प्रस्तुत करते समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विशेष महत्व देना।
उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका और सत्य को खोजने का तरीका बताया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने यही सोचकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल किया होगा कि भविष्य में वैज्ञानिक सूचना और ज्ञान में वृद्धि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त चेतना संपन्न समाज का निर्माण होगा। लेकिन वर्तमान सत्य इससे परे है। जब अपने कार्य क्षेत्र में विज्ञान की आराधना करने वाले वैज्ञानिकों का प्रत्यक्ष सामाजिक व्यवहार ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत हो, तो बाकी बुद्धिजीवियों और आम शिक्षित अशिक्षित लोगों के बारे में क्या अपेक्षा कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आरंभ तब से माना जाता है जब एथेंस के धर्म न्यायाधिकरण ने सुकरात पर मुकदमा चलाया था। सुकरात का कहना था कि सच्चा ज्ञान संभव है बशर्ते उसके लिए भली भांति प्रयत्न किए जाएं। जो बातें हमारी समझ में आती हैं या हमारे सामने आई हैं, उन्हें तत्संबंधी घटनाओं पर हम परखें। इस तरह अनेक परखों के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सकते हैं। ज्ञान के समान कोई पवित्रतम वस्तु नहीं है। रूढ़िवादी परंपराओं पर प्रहार करने के कारण एथेंस के शासक की नज़रों में सुकरात खटकने लगे थे। उन्होंने सुकरात को जहर पीने या फिर अपने मत को त्याग देने या फिर राज्य छोड़ देने का दंड सुनाया था। अपने विचारों से समझौता न करते हुए सुकरात ने खुशी खुशी जहर का प्याला पीकर अपनी जान दे दी। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण व बौद्धिकता के सफल प्रवक्ताओं का उदय यूरोप में नव जागरण काल के दौरान हुआ। रोजर बेकर ने अपनी छात्रावस्था में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आधारशिला रखी। उन्होंने अरस्तू के सिद्धांतों को प्रयोगों द्वारा जांच पड़ताल की वकालत की, जिसके कारण बेकन को आजीवन कारावास की सजा मिली। लेकिन विज्ञान की आधुनिक विधि की खोज फ्रांसिस बेकन ने की कि प्रयोग करना, सामान्य निष्कर्ष निकालना और आगे और प्रयोग करना। रोजर बेकन, ब्रूनो गैलीलियो के साथ ही धर्म गुरुओं द्वारा वैज्ञानिकों के उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हुआ था। जब डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तब उन्हें भी चर्च के प्रकोप का सामना करना पड़ा था। लेकिन आखिरकार सत्य की ही विजय हुई और चर्च ने भी विकासवाद के सामने सिर झुका दिया। यूरोप में वैज्ञानिक जागृति की जो हवा चली, भारत में अंग्रेजी राज के कारण हमें वहाँ की विज्ञान और तकनीकी उन्नति को समझने का सुअवसर मिला और वहाँ की अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान तो हमारे मन में रच बस गई, मगर हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को खिड़की से बाहर फेंक दिया। हमारे समाज ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को तो अपनाया, मगर उसने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला। हमारे देश में आधुनिक विज्ञान अंग्रेजों के जरिए पहुंचा, इसलिए सूर्य केंद्रीय सिद्धांत और विकासवाद जैसे सिद्धांतों पर हमारे देश में उतनी खलबली नहीं मची जितनी यूरोप में मची थी। यहाँ पर विज्ञान जीवन का दृष्टिकोण नहीं बल्कि भौतिक उन्नति का प्रभावशाली साधन बना। यूरोप में वैज्ञानिक अपने सिद्धांतों के प्रति इतने समर्पित थे कि अपने जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकते थे, यानी उन वैज्ञानिकों के अंदर निडरता थी। भारत में अंग्रेजों के जरिए अनुसंधानात्मक विज्ञान तो आ गया, मगर उनकी निडर प्रवृत्ति नहीं आ सकी। वैज्ञानिकों के अवैज्ञानिक व्यवहार के पीछे यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिक निरर्थक भय से ग्रसित हैं। तभी तो पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, आजकल विज्ञान का दम भरने वाले वैज्ञानिक तो बहुत हैं, मगर जैसे ही वो अपने क्षेत्र से बाहर की दुनिया में आते हैं, सारा विज्ञान भूल जाते हैं। हम एक वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं, कम से कम ऐसा ही बताया जाता है। लेकिन ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो जनता या उनके नेताओं में शायद ही कहीं पाया जाता है। इसके प्रमाण हैं भी तो बहुत कम। नेहरू जी का ये कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय साल 1946 में था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बड़े प्रवक्ता पुष्पमित्र भार्गव ने द हिंदू समाचार पत्र में लिखे अपने एक लेख में बताया था कि भारत ने पिछले 85 वर्षों में विज्ञान में एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत के वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अनुपस्थिति है। उन्होंने वैज्ञानिकों के अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने ही उस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मूल भावना को ही व्यक्त किया गया था। उस वक्तव्य में लिखा था कि मैं विश्वास करता हूं कि ज्ञान एकमात्र मानव प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि किसी किस्म के दैवी प्रकाश से, और सभी तरह की समस्याओं का निराकरण मनुष्य के नैतिक व बौद्धिक मूल्यों से सुलझाया जा सकता है और इसके लिए किसी अलौकिक शक्ति के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब एक के बाद एक वैज्ञानिक उक्त कथन पर हस्ताक्षर करने से मना करते चले गए, तब इस बात की पुष्टि हो गई कि वैज्ञानिक समुदाय में ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भारी कमी है। ये घटना भले ही पुरानी हो, मगर आज भी वैज्ञानिक समुदाय की यही स्थिति है।
रत्न जड़ित अंगूठियां और ताबीज पहनना, मुहूर्त निकलाकर अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करना, यहाँ तक कि अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह तथा कथित ब्रह्म मुहूर्त में करवाना, बाबाओं के डेरे पर उनके प्रवचन सुनने जाना, पत्र पत्रिकाओं में अपना राशिफल देखना आदि अधिकांश वैज्ञानिकों के रोजमर्रा के क्रियाकलापों का एक हिस्सा है। तभी तो अगर किसी वैज्ञानिक का बच्चा बीमार पड़ जाता है तो वो सबसे पहले आयुर्विज्ञान द्वारा खोजी गई दवाओं द्वारा उसका किसी डॉक्टर से इलाज करवाएगा, मगर साथ में बच्चा जल्दी रोग मुक्त हो इसलिए किसी बाबा के मजार पर घुटने टेकना, भगवान से मन्नत मांगना नहीं भूलता। इससे एक कदम तब और जाकर बच्चे पर भूत प्रेत की बाधा की आशंका और अमंगल के भय से किसी मौलवी या बाबा से ताबीज बनवाकर बच्चे के गले में पहनाने के लिए निसंकोच तैयार रहता है। यहाँ तक कि कोई वैज्ञानिक अपना नया घर खरीदता है तो घर में किसी पंडित से वास्तु शांति करवाना नहीं भूलता है। अगर घर में वास्तु दोष निकलता है तो कमरे में घुसने के द्वारों को भी बदलने से नहीं चूकता। यहाँ तक कि बड़े बड़े सरकारी पदों पर आसीन वैज्ञानिक भी अवैज्ञानिकता को प्रोत्साहित करने से नहीं कतराते। 70 के दशक में एक केंद्रीय मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार ने अपने पुत्र के विवाह के निमंत्रण पत्र में एक सत्य साईं बाबा का बड़ा चित्र छपवाया था और उनकी पावन उपस्थिति में विवाह संस्कार होने की घोषणा की थी। डॉक्टर भी एक प्रकार के विज्ञान कर्मी हैं, मगर उनमें भी अधिकांश का व्यवहार वैज्ञानिक दृष्टिकोण विरोधी ही होता है। एक बेहद सक्षम और अनुभवी डॉक्टर की क्लिनिक पर इस आशय का बोर्ड भी कभी कभार पढ़ने को मिल जाता है कि हम तो केवल माध्यम हैं, आपका ठीक होना या ना होना ईश्वर पर निर्भर करता है। मानो कि मरीज की बीमारी डॉक्टरी इलाज से नहीं बल्कि किसी दैवी शक्ति से ठीक होगा। डॉक्टरों को इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता है कि उनके मरीज रोग मुक्ति के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि वे खुद ऐसे कर्म कांड करने से परहेज नहीं करते। हमारे देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिक किसी भी मिशन का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने से पहले इसकी सफलता के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करना नहीं भूलते, बल्कि यदि बड़ा मिशन होता है तो उसके प्रक्षेपण से पहले उपग्रह के पुतले को बालाजी ले जाकर आशीर्वाद प्राप्त करवाते हैं। मंगलयान की शानदार सफलता हमारे कर्मठ वैज्ञानिकों की काबिलियत का ही कमाल है, मगर ये वही मंगलयान है जिसके प्रक्षेपण से पहले इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने इसकी सफलता के लिए तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि चूंकि 13 नंबर अशुभ होता है, इसके लिए इसरो ने रॉकेट PSLV 12 भेजने के बाद अशुभ 13 नंबर को छोड़ते हुए सीधे PSLV C14 अंतरिक्ष में भेजा। हमारे कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी तथाकथित अवतारों के उत्कट अनुयायी रहे हैं। इसके एक उदाहरण हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर ECG सुदर्शन रहे हैं। वे तथाकथित भावातीत ध्यान के आविष्कारक महर्षि महेश योगी के कट्टर समर्थक माने जाते थे। वे अपनी समस्त खोजों का श्रेय किसी अज्ञात शक्ति या भगवान को देते हैं। हमारे देश में भौतिकी के एक वैज्ञानिक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी रहे हैं, जिनको इस बात पर बड़ा गर्व था कि उनके सरनेम जोशी की उत्पत्ति ज्योतिषी शब्द से हुई थी। उन्होंने केंद्र में मंत्री रहते हुए अंधविश्वास और ठग विद्या फलित ज्योतिषी को एक वैज्ञानिक धारणा के रूप में स्थापित करने का बड़ा प्रयास किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पौराणिक ज्ञान का महिमा मंडन किया। उन्होंने कहा कि पौराणिक काल में आनुवांशिक विज्ञान का उपयोग किया जाता था। उन्होंने कहा, महाभारत का कहना है कि कर्ण माँ की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो माँ की गोद के बिना उनका जन्म हुआ होगा। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सिर रखकर प्लास्टिक सर्जरी का प्रारंभ किया हो। प्रधानमंत्री के इस कथन पर हमारे वैज्ञानिकों की चुप्पी छाई रही। किसी भी वैज्ञानिक ने सामने आकर इन मिथकीय दावों का खंडन करना आवश्यक नहीं समझा। वास्तव में हमारे देश के कुछ वैज्ञानिक एक कदम और आगे जाकर स्टेम सेल की खोज को भी कौरवों की पैदाइश से जोड़ देते हैं। टीबी का श्रेय भी योग विद्या और संजय की दिव्य दृष्टि से जोड़ देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गलत वैज्ञानिक नीतियों का अमेरिकी वैज्ञानिकों ने खुलकर विरोध किया था। हमारे वैज्ञानिकों को उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, मगर हमारे देश में सरकार की गलत वैज्ञानिक गतिविधियों पर वैज्ञानिक मौन व्रत रखे रहते हैं, क्योंकि उनको भी तो अपने अनुसंधान के लिए सरकारी फंड बिना किसी बाधा के चाहिए ना।
आज अनेक ऐसे वैज्ञानिक मिल जाएंगे जो ये कहने से नहीं चूकते कि सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में 10 आयामों की बात की गई है। इसलिए आधुनिक विज्ञान का ये सिद्धांत वेदों की उस मान्यता का समर्थन करते हैं जिसके अनुसार भूत प्रेत आदि अदृश्य शक्तियां इन अतिरिक्त आयामों में निवास करती हैं। आज डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त ऐसे भी तथाकथित वैज्ञानिक मिल जाएंगे जो आपको राम राज्य की सटीक तिथि भी बता देंगे। इसलिए चाहे वैज्ञानिक हो या आम जनमानस, सब में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भारी कमी है। मगर क्यों वैज्ञानिक ही अवैज्ञानिक व्यवहार करते नजर आते हैं? इसका उत्तर है, वैज्ञानिक व्यक्ति को भी आम लोगों की तरह बचपन में जो संस्कार सिखाए जाते हैं उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत उनमें नहीं होती है, और किसी अदृश्य शक्ति या अलौकिक सत्ता का भय तो बना ही रहता है। आज हमें उन्हीं लोगों को बुद्धिजीवी या वैज्ञानिक कहलाने का अधिकार देना चाहिए जो वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न हो। इसका आधार न सिर्फ ज्ञान बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हो। अगर हम और हमारे वैज्ञानिक दैनिक जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे तो हम व्यक्तिगत और सामाजिक घटनाओं के तर्कसंगत कारणों को जान सकेंगे, जिससे असुरक्षा की भावना और निरर्थक भय से छुटकारा मिल सकेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।